श्रोताओं को नीरजा माधव का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री रजनीश लांबा जी। रजनीश लांबा जी के बारे में आपको हम परिचय दे दें। आप डीआईजी हैं सशस्त्र सीमा बल में और रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर में आपकी पोस्टिंग है। अभी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम के बॉर्डर एरिया और आतंक और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने विशेष सेवाएं दी हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी रजनीश लांबा जी के बारे में कि भारतीय पुलिस की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व के सबसे नए राष्ट्र दक्षिणी सूडान में भी आपने शांति दूत के रूप में अपनी विशेष सेवाएं दी हैं। तो ऐसे रजनीश लांबा जी को अपने स्टूडियो में पाकर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गौरव की अनुभूति हो रही है। बहुत स्वागत है रजनीश लांबा जी। धन्यवाद मैम। रजनीश जी, ये बताएं कि मूलतः आप कहाँ के हैं? सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को अपना और अपने एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के हर एक प्रहरी और हर एक बहादुर जवान की अफसर्स की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं मूलतः दिल्ली से रहने वाला हूं। दिल्ली से? अच्छा। और आपने कहाँ सेवाएं दी? जैसे आपके बारे में जितना मुझे ज्ञात हो सका कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र थे, आतंक प्रभावित, तो ये आतंक प्रभावित और नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहाँ थे जहां पे आपने सेवाएं दी? जी, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं देश सेवा में अपना योगदान दे सकूं और उसमें मैं जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली में रहा हूं। और उस समय में जब मैं 98 से 2003 के दौरान कश्मीर में डिप्लॉयड रहा हूं। उसके बाद बिहार बॉर्डर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा, बीजापुर और फिर उसके बाद आसाम और कुछ समय मैं फिर हमारे बल मुख्यालय में भी कार्यरत रहा और फिर एक साल मैं एसएसबी और भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कॉमन झंडे के नीचे हमने अपनी मिलीजुली अपनी योगदान भारत की तरफ से इस वर्दी की तरफ से उस देश में शांति स्थापित करने के लिए भी दी है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि जिसके हाथ में हथियार है, एक वर्दी है और जिसका कार्य ही बड़ा कड़क सा जिसको कहते हैं वो है और वह शांति दूत की भूमिका निभाए, तो अपने आप में सबको आश्चर्य से भर देता है। जब आप शांति दूत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे दक्षिणी सूडान के लिए और भारतीय पुलिस की तरफ से, और वह भी संयुक्त राष्ट्र की पहल पर, आपको कैसा महसूस हो रहा था? उस समय भारतीय होने पर कैसा भाव आपके अंदर आ रहा था? ये एक बहुत सौभाग्य की और बहुत विशेष बात मैं अपने लिए समझूंगा। और अपने साथ साथ हर एक उस पुलिस ऑफिसर के लिए जिसको ये सौभाग्य मिलता है कि वो अपने देश, भारत देश का रिप्रेजेंटेटिव बन करके और विदेश में जहां पर भी कहीं पे भी अशांति है वो वहां के लिए वो सिलेक्ट होते हैं। उनको ये स्पेशल मैंडेट मिलता है, स्पेशल दायित्व मिलता है कि वहां जाकर के वो अपनी सेवाएं उस देश में वहां के नागरिकों को दे और शांति बहाल करने में पूर्ण रूप से अपने आप को वहां निछावर करे, अपने आप को अपना योगदान दे, ताकि उस देश में रूल ऑफ लॉ, उस देश में व्यवस्था, सिस्टम, एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश हो सके और वहां के लोगों को सुरक्षा मिले, शांति बहाल हो सके निष्पक्ष रूप से। तो ये एक बहुत मैं कहूंगा कि किसी भी पुलिस अफसर के कैरियर में ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है कि सभी लोग नहीं जा पाते हैं, इच्छा सबकी होती है लेकिन उसका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा कठिन है, अफसर भी बहुत सिलेक्टिव आते हैं। जी। तो अच्छा, क्या ये जैसे यूपीएससी के थ्रू आईएएस आईपीएस सेलेक्ट होते हैं, आप लोगों का कुछ विशेष चयन होता है? जी मैम, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। जब हमारा इसमें सिलेक्शन हुआ था उस समय एसएसबी को विशेष सेवा ब्यूरो, स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। अच्छा। हम 2001 से भारत नेपाल, 2004 से भारत भूटान बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं। उसका दायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएसबी को है। 2003 से हमारा नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो से सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत हो गया। उससे पहले
हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटरीट, डीजीएस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी के अंदर आते थे जी। और हमारा कार्यक्षेत्र, हमारा काम, हमारा मैंडेट, हमारा रोल, ड्यूटी, चार्टर बिल्कुल अलग था। और उसमें भी सुरक्षा की भावना, सेवा ही था, उसमें भी शांति विहाल करना ही था। लेकिन उसमें उस समय हमारा कार्य क्षेत्र और काम करने की तरीका थोड़ा अलग था। वो अनकन्वेंशनल मैं कहूंगा। वो हमारा कार्य प्रणाली थोड़ी अनकन्वेंशनल थी। लेकिन वो सब काम देश की, भारत की प्रभुता, अखंडता और शांति की जड़ों को मजबूत करने के लिए ही था। बिल्कुल सही बात है। और ये आपका चयन हुआ कब था? मैम, मैं 1995 में सिलेक्ट हुआ था। अच्छा। जी। अब जैसे आप गोरखपुर में अभी पोस्टेड हैं सशस्त्र सीमा बल में, तो ये जो सशस्त्र सीमा बल है, इसके बारे में थोड़ा सा एक परिचय हमारे श्रोताओं को आप दें। इसके लिए मैं आपको इतिहास में थोड़ा पीछे 1962 में चीन का जब आक्रमण हुआ तो उस समय हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स, हमारे देश के सर्वोच्च पदों पे विराजित अफसर्स ने और पब्लिक सर्वेंट्स ने ये सोचा कि देखा कि उस समय महसूस किया गया कि सरहद के नागरिकों का भी राष्ट्र सुरक्षा में बहुत योगदान है और इसमें केवल सेना, पुलिस अकेले बाहरी आक्रमण को रोकने में उनको बिना लोकल पॉपुलेशन के, लोकल नागरिकों की मदद के बिना ये काम अधूरा रह सकता है। जो सुदूर क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर एरिया हैं, वहां पर भारत सरकार की तरफ से एक ऐसी फोर्स, एक पीपल्स फ्रेंडली फोर्स की मौजूदगी जरूरत है जो कि सुदूर क्षेत्र में नागरिकों के अंदर भारतीयता की भावना, उनके अंदर देश प्रेम की भावना, उनके अंदर भारतीय होने की भावना भरता रहे, जागृत रखे और उनको देश की सुरक्षा में उनके योगदान की अहमियत कि कितनी जरूरी है जी। और वो कैसे उसमें योगदान कर सकते हैं जी। वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना स्ट्रेटेजिक है और उसके लिए उनको तैयार करे, शिक्षित करे और उनको सुसज्जित करे, उनके दिल दिमाग तैयार करे। ये हमारा काम। तो आप कैसे तैयार करते हैं? क्या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, या कुछ गोष्ठियां वगैरह उनको बुलाकर इकट्ठा करके और उनको प्रेरणा देते हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो सब आपने अभी मेंशन किए, ये सब तरीके भी हैं, गोष्ठी भी, बात भी, सेवा भी, सिविक एक्शन भी। सिविक एक्शन फॉर एग्जांपल, एक खाकी या एक कैमोफ्लेज में जो भी व्यक्ति है, चाहे मैं दिल्ली से हूं, कोई और मेरा साथी है वो बिहार से है, कोई अरुणाचल से है, कोई मणिपुर से है, और एक कांस्टेबल से लेकर के हमारे सबसे उच्च अधिकारी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, एक सिपाही अगर गांव की पृष्ठभूमि से आता है तो उसको पता है कि किसी भी गांव में रहने वाले व्यक्ति को, परिवार को क्या दुख, क्या कष्ट, क्या दिक्कत है। और मैं भारत सरकार का एक प्रतिनिधि, एक जिम्मेदार अफसर, एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते हमारा समूह, हमारा संगठन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पुलिस फोर्स, उनको एक लॉ एंड ऑर्डर, एक सिक्योरिटी के साथ किस तरह से उनकी जिंदगी में एक बेहतरी लाने के लिए, उनके किस तरह से काम आसान करने के लिए, कुछ भी हमारे लेवल पे, चाहे वो मेडिकल सिविक एक्शन हो कि जहां पर उनको दवाइयां, उनको डॉक्टर्स की सेवाएं, उनको पैरामेडिक की सेवाएं, उनको कभी इमरजेंसी में उनको इवैक्यूएट करना हो उसकी व्यवस्था करना, उनके पशुधन की देखभाल करना, उनके पशुधन को दवाई देना। अच्छा। उनके पशुधन, क्योंकि एक किसान का धन क्या है? पशुधन है। उसकी खेती उसका धन है। तो अगर उसमें भारत सरकार अपने योजनाओं के माध्यम से, कुछ ऐसे नीतियों के माध्यम से उनकी इन सब दिक्कतों को कम करती है, हल्का करती है, सॉल्व करती है, तो ये भारत सरकार की बहुत बड़ी विजय है। ये भारत सरकार का बहुत अनूठा और नायाब काम है जो विश्व भर में माना जाता है, पहचाना जाता है। इससे भारत सरकार उस हर व्यक्ति के द्वार पे पहुंचता है जिसके द्वार पे कोई और नहीं पहुंचता। और भारत सरकार की इस योजना को या भारत सरकार के इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने वाले होते हैं आप जैसे कर्मठ वीर,
क्योंकि बॉर्डर एरिया बहुत संवेदनशील होता है। बहुत आसपास होते हैं दो देश के लोग, बहुत कुछ समानताएं भी होती हैं आदतों में, खान पान में, रीति रिवाज में। तो कई बार भ्रम की स्थिति पैदा होती है, कई बार बहुत सारे प्रलोभन आते हैं जिसमें आपको बहुत सारी समस्याएं देखनी भी पड़ती होंगी। तो इस तरह की जब समस्याएं आती हैं बॉर्डर एरिया में, तो आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करना कैसे कर पाते हैं? मैम, इसमें एक तो जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा उनके साथ रेगुलर टच है, जो कांटेक्ट है, क्योंकि उस सुदूर क्षेत्र में, उस ग्रामीण एरिया में, उस बॉर्डर एरिया में एक ग्रामीण व्यक्ति रह रहा है, तो उसी के 1-2 किलोमीटर के दायरे में हमारी बीओपी, बॉर्डर आउटपोस्ट, हमारी कंपनी, हमारी बटालियन, उनके आसपास के 5, 10, 15, 20 किलोमीटर के क्षेत्र में हायर हेडक्वार्टर है। और हमारा डे इन डे आउट, रात दिन उनके साथ राफ्ता रहता है, उनके साथ हमारा संपर्क रहता है, और हमें पता है कि उनको दर्द कहाँ है, कौन व्यक्ति हमारे साथ है, देश के साथ है, कौन व्यक्ति देश के हित में काम कर रहा है, और कौन व्यक्ति असामाजिक तत्वों के साथ मिला हुआ है। और समय के साथ हमारी डेली का जो इंटरेक्शन है, जो हमारा उनके साथ 1-to-1 का जो कांटेक्ट है, वही हमारे को उनके दिल और उनके मन तक पहुंचाने में मदद करता है, और वही हमारे को मदद करता है कि जो हमारे को डिफरेंशिएट करा देता है कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा गलत है। बिल्कुल जी। अभी हम लोग आकाशवाणी में बैठे हुए हैं स्टूडियो में। रेडियो की भूमिका बॉर्डर के क्षेत्रों में आपको कैसी लगती है? रेडियो के बिना मैं कहूंगा कि ये वो आवाज है, ये वो तरंगे हैं जो ना केवल किसी का एंटरटेनमेंट करती हैं, लेकिन ज्ञानवर्धन भी करती हैं, चेतावनी भी देती हैं, बौद्धिक विज्ञान, बौद्धिक विकास भी करती हैं, और लोगों के साथ ये सीधा ये समझ लिए कि कांटेक्ट ये एक ऐसा चेन है, ये एक ऐसी कड़ी है कि जो हमारे दिल से निकलती है और दूसरे के दिल तक सीधा पहुंचती है। ये मन से मन का रिश्ता है, ये मन से मन का बंधन है, और इसमें ये व्यक्ति को जोड़ती है, ये दिलों को जीतती है। रजनीश लांबा जी, इस समय आपके यहाँ जहाँ पे आप नियुक्त हैं, वहाँ पर और क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं? जी मैम, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी गोरखपुर में हम कई तरह के कोर्सेज का, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन करते हैं एसएसबी के अपने जवानों के लिए। पिछले कुछ समय पहले हमने राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस के जवानों के लिए भी, सिपाहियों के लिए भी ट्रेनिंग चलाई है। उनकी बेसिक ट्रेनिंग एक सिविलियन को, एक आम नागरिक को, जब वो भारत सरकार में अपनी इस नौकरी को के लिए नियुक्त होता है, चिन्हित होता है, तो उसको इस बड़े दायित्व को निर्वहन करने से पहले भारत सरकार उसको 54 हफ्तों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, जिससे कि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको डिसिप्लिन, लॉ, बॉर्डर मैनेजमेंट, वेपन, ड्रिल, पीटी, फील्ड इंजीनियरिंग जैसे करते करीब 30-32 सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। तो अभी हमारे पास फिलहाल 442 ट्रेनीज ऑल ओवर इंडिया से 54 हफ्ते की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उनका पासिंग आउट परेड अभी अगले ही हफ्ते 29 तारीख के लिए आयोजित किया गया है। तो ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि एक बहुत बड़ा बैच 442 जवान, 442 घरों से आए हुए नव आरक्षी, उनके माँ बाप, उनके परिवारजनों की उम्मीदों के साथ हमारे पास अपने देश के लिए आगे चल करके एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार सिपाही की नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उसमें एक छोटा सा योगदान एसएसबी आरटीसी गोरखपुर की तरफ से भी है। तो ये ट्रेनिंग ही हमारा मेन जिम्मेदारी है, मैंडेट है, काम है, और हम अपने एसएसबी के और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी सिपाही हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, एएसआईज हैं, उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट कर। अभी स्टूडियो में आने से पहले आपसे मेरी जब चर्चा हो रही थी, तो एक डीआईजी के भीतर छिपा हुआ एक कवि भी दिखाई दिया। तो वो जो संवेदनशील मन है डीआईजी रजनीश लांबा का, तो जब कभी खाली समय होता है आपके पास, तो कविताएं किस तरह की लिखते हैं हमारे श्रोताओं को? क्योंकि उन्हें आश्चर्य हो रहा होगा ना कि दो रूप हैं, दोनों दो छोर हैं। एक तरफ डीआईजी हैं आप, पुलिस
कि नौकरी में हैं, आप सेवा में हैं, और दूसरी तरफ आपके भीतर का जो कवि मन है। तो थोड़ी वानगी हमारे श्रोताओं के लिए। धन्यवाद मैम। कोशिश की है वो मुझे मेरी तरफ से जो मेरे इर्द गिर्द मेरे चारों तरफ मेरे कुछ चीजें नजर आती हैं तो उनसे प्रभावित होकर के उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश होती है। मुझे नहीं पता कि वो कितनी सफल है, लेकिन हाँ, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज मैं देने की और मैसेज खुद भी लेने की कोशिश करता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 4 लाइनें लिखी थी, अगर आप स्वागत है, तो स्वागत मुझे है। आपकी परमिशन चाहिए। तो ये मैंने शुरुआत करता हूँ कि किसी की सादगी भी राजदार होती है, किसी की सादगी भी राजदार होती है, खामोशी की आवाज बड़ी शानदार होती है, खामोशी की आवाज बड़ी शानदार होती है। 1000 राज छुपे रहते हैं हर निगाह में, 1000 राज छुपे रहते हैं हर निगाह में, नजर ही इंसान की पहरेदार होती है। क्या बात है। तो इसमें अब मेरी तरफ से धन्यवाद मैम। इसमें मेरी तरफ से एक अपने आप को एक मैसेज है मेरे साथियों को, मेरे कलीग्स को, मेरे जूनियर्स को, कि आप कुछ भी काम करें सादगी से करें, विनम्र होके करें, तो वो आपकी राजदार भी बनेगी। कभी कभी आपको अपना साथी, अपना जूनियर, अपना पड़ोसी, आपका अपना जो स्टेक होल्डर है, उसकी आवाज सुनने के लिए उस शब्दों की जरूरत नहीं है, उसकी निगाहें पढ़नी पड़ेंगी आपको। बिल्कुल। तो कई बार जो मौन होता है वो बोलने से ज्यादा प्रभावी होता है। जी, तो जो एक मौन होता है उसकी भाषा अलग होती है। बिल्कुल। तो एक कवि मन, एक संवेदनशील मन ही इस मौन की भाषा को पढ़ सकता है। और हमें लगता है कि ये आपके व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू है कि आपके भीतर एक कवि भी बैठा हुआ है। धन्यवाद। हम लोग अपने कार्यक्रम का समापन आपके 4 पंक्तियों से और करें। जी मैम, उसी को मैं आगे ले जाता हूँ। वसूल लेते हो हर बार असल कर्ज के साथ, असल मूलधन को आप वसूल लेते हो हर बार असल कर्ज के साथ, प्यार के साहूकार से हम कैसे करें ये बात। क्या बात है। तुम्हें कहाँ फुर्सत मिली अपने जमाने से, तुम्हें कहाँ फुर्सत मिली अपने जमाने से, यादें ही अब हमारे दिल की एक किराएदार होती हैं, नजर ही इंसान की पहरेदार होती हैं। क्या बात है। बहुत सुंदर आपने बातें कही, और आपकी कविता के माध्यम से भी जो आपके भीतर लगातार एक पहरेदार बैठा हुआ है देश का, राष्ट्र के लिए एकदम चिंतित एक व्यक्तित्व जो है, वो आपकी कविताओं में भी झलक रहा है। तो डीआईजी रजनीश लांबा जी, जिनके भीतर हमने भारतीय पुलिस के जो गुण होने चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक संवेदनशील कवि मन भी हम लोगों ने देखा जो सतत अपने जवानों को प्रेरित करने के लिए तत्पर रहता है। रजनीश लांबा जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे श्रोताओं के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद मैम। नमस्कार। जय हिंद।